Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. So today's topic is return filing and assessment procedure. क्या हमारा रिटर्न फाइलिंग हम किस तरीके से करते हैं, क्या असेसमेंट प्रोसीजर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे यानी कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं समझाती हूँ आपको। जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो कब स्टार्ट होगा, हमारा स्टार्ट होता है 1/4/2023। प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा हमारा 2023 और 24, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और जो हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा वो कौन सा रहेगा, 24 और 25, ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा। ये ईयर एंड कब होगा आपका, ये ईयर एंड होगा आपका 31/3/2024। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1/4/2024 और ये एंड कब हो जाएगा 31/3/2025। ओके, तो हम लेसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हमने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की है, जो प्रीवियस ईयर में हमने क्या किया, इनकम को अर्न किया है, उसके ऊपर हम टैक्स असेसमेंट करते हैं। ठीक है, जो भी हमने इनकम अर्न की है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कब पे करेंगे, ड्यू डेट पर हम पे करेंगे। हमारी जो डेट रहेगी वो रहेगी 31 जुलाई। ड्यू डेट अलग अलग रहती है, वो मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगी कि कंपनी की कब रहेगी, कोई एसएससी की कब रहेगी। तो एक एसएससी के केस में ड्यू डेट रहती है रिटर्न फाइल करने के लिए, ये जो भी टैक्स पे आप करते हो उसके लिए 31 जुलाई, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। समझ में आ गई बात, कि जो भी हमने प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम अर्न की है, ठीक है, जो भी हमने इनकम अर्न कर रखी है, जो कमाई हुई इनकम है, उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर के अंदर, यानी कि 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, डायग्राम से और भी बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा असेसमेंट ईयर के अंदर जो भी पूरे ईयर के अंदर हमने इनकम अर्न की है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टैक्स को पे कर रहे हैं असेसमेंट ईयर के अंदर, उसके रिगार्डिंग हम रिटर्न फाइल करते हैं। आइए अब समझते हैं, हम थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ गया है, अब हम समझते हैं कंसेप्ट को समझते हैं। सेक्शन आएगा 139(1), फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि जो भी हमने इनकम अर्न की है उसके ऊपर रिटर्न फाइल करना। कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है आपकी एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रिटर्न फाइल करना इनके लिए कंपलसरी होता है। एंड नेक्स्ट देखिए, फिर फॉर अदर एसएससी के केस के अंदर अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम, यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम आएगा, ठीक कर लेना यहाँ पे आप, अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्पशन से, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सन या फिर इंडिविजुअल कंपलसरी रिटर्न टू द फाइल ऑफ द रिटर्न। अब इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए। इंडिविजुअल के केस में क्या क्या आ जाएगा आपका, इंडिविजुअल में आ जाता है एवरी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP, ये सारे आपके इंडिविजुअल के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल, यानी कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट कौन सी होगी। ये आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली है कि क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से कोई ना कोई डेट पूछ ली जाती है, तो इनको आपको ध्यान से याद करना है, अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखिए, हम करते हैं ड्यू डेट, देखेंगे हम यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग की। नंबर 1 इज असेसी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट, यानी कि जो अपनी जो रिपोर्ट है वो फर्निश करवाता है ट्रांसफरिंग प्राइसिंग के अंडर सेक्शन 92E के अंडर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एसएससी को रिक्वायर है कोई भी रिपोर्ट को फर्निश करवाने के लिए, उसकी जो ड्यू डेट रहेगी रिटर्न फाइल करने की, वो रहेगी 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट देखिए, फिर अ कंपनी ऑडिट रिक्वायरमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी लॉ, या फिर वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म, यानी कि जो भी वर्किंग पार्टनर है फर्म का, जिसका जो अकाउंट है वो ऑडिट करवाना रिक्वायर है, तो उनके लिए रहेगी आपकी, ये अमेंडेड हो गए, ये चेंज हो गई है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर।
ये चेंज आप कर लेना, यहाँ पर 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर आएगा। इन सभी के केस के अंदर आपकी जो ड्यू डेट रहेगी रिटर्न फाइल करने की वो रहेगी 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट एनी अदर एसएससी के केस के अंदर क्या रहेगा 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है कि क्या ड्यू डेट रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए फिर हम पढ़ते हैं सेक्शन 139 1A बल्क रिटर्न। बल्क रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब हम बल्क के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं। अब बल्क के अंदर रिटर्न फाइल कब की जाएगी, यानी कि सैलरीड असेसी। अगर मान लीजिए सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, सभी एम्प्लॉयज को अब अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी पड़ेगी। तो कंबाइन जब उनकी जो रिटर्न फाइल कर दिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयर सभी की रिटर्न एक साथ फाइल कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बल्क रिटर्न। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 139 आईसी। जो सेक्शन 139 आईसी आता है इसके अंदर आएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट क्लास ऑफ अ पर्सन टू फाइल आरओआई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पर्सन को एग्जाम्प्ट कर रखा है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कि उनको आरओआई जो है रिटर्न फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि रिटर्न ऑफ इनकम। आरओआई की फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगी रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर 139(3) के अंदर लॉस रिटर्न, यानी कि लॉस रिटर्न के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम सेक्शन 139(3) के अंदर एज पर द सेक्शन 80 सेक्शन के अकॉर्डिंग पीजीबीपी लॉस और कैपिटल लॉस, यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन सा लॉस, पीजीबीपी लॉस, कैपिटल लॉस और लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। ये जो भी हमने आइटम्स पढ़े हैं, जो भी हमने पीसीबीपी का लॉस पढ़ा है, कैपिटल लॉस हमने पढ़ा है, या फिर कोई भी लॉस हो जाता है हमारा अर्निंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के रिगार्डिंग, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं करते 139(1) के अंदर। तो इनके जो लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आइए हम नोट के अंदर पढ़ते हैं क्या कुछ दिया गया है। लॉस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ द रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि कुछ जो लॉस होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि ड्यू डेट के बाद में हम रिटर्न फाइल करके भी हम उनको क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है या फिर अनअब्जॉर्ब्ड जो डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि जो आपका जो प्रीवियस ईयर के अंदर सेट ऑफ नहीं किया गया डेप्रिसिएशन जो रह गया, वो कौन सा होगा आपका अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जो हमारा करंट, अब अगर बात करते हैं हम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एक हमारा कंसेप्ट आता है। अगर मान लीजिए सपोज हमारा जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, कम है, बट जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो क्या है हमारा, ज्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट उतना ही करेंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कितना करेंगे, जितना हमारे पास प्रॉफिट है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस होता है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन इफ रिटर्न लेट फाइल। अगर हम लेट फाइल भी करते हैं तो भी हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, जो भी हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस आते हैं 35 AD के अकॉर्डिंग, उसको उसके अंदर क्या होगा, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न फाइल लेट। जो हमारा स्पेसिफाइड जो बिजनेस के लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं, सो एट दैट केस के अंदर। द नेक्स्ट देखिए हमारा, एज पर द सीपीडीटी सर्कुलेशन। एज पर द सीपीडीटी सर्कुलेशन क्या दिया गया है कि हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन के अंदर आप लॉस को यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि आप रिटर्न फाइल करना चाहते थे बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो उस केस के अंदर क्या होगा,
उस केस के अंदर आप क्या करोगे, डिले होगी आपकी, तो डिले आप करना चाहते हो, ठीक है, बट हमने कुछ सिचुएशन ऐसी पड़ी है जिसके अंदर आप कैरी फॉरवर्ड कर भी सकते हो और कुछ सिचुएशन के अंदर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट मान लीजिए सीबीडीटी ने एक सर्कुलेशन निकाला है जिसके अंदर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आफ्टर द ड्यू डेट, ठीक है, बट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन सब अथॉरिटी के पास और आपके जो लॉस है उसके रिटर्न के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपका जो लॉस है वो आपका अप टू 10 लाख, तो आपको अपील कहाँ पे करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। कितने तक की, अप टू 10 लाख रुपीज के लिए। अगर आपकी 10 लाख रुपीज से ज्यादा और 50 लाख तक के बीच में अगर आपका लॉस है तो आपको अपील करनी पड़ेगी चीफ कमीशन चीफ कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, या फिर नेक्स्ट के फुल फॉर्म लिख लीजिए प्रिंसिपल चीफ कमीशन ऑफ इनकम टैक्स के पास आपको अपील करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट अगर आपके 50 लाख से अगर ज्यादा है तो सीबीडीटी के पास, सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 139(4), सेक्शन जो 139(4) है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न के अंदर क्या होगा, अगर कोई एसएससी फेल हो जाता है रिटर्न फाइल करने के लिए विद इन अ ड्यू डेट पर आपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाए आप, सो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो फॉलोइंग टाइम लिमिट्स के अंदर। कौन कौन सी टाइम लिमिट के अंदर, बिफोर द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि आपका जो असेसमेंट ईयर है वो एंड होने से पहले, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, यानी कि आपका जो असेसमेंट है वो कंप्लीशन होने से पहले, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा तभी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब होता क्या है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका जो एक जो असेसिंग ऑफिसर है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके जो असेसिंग ऑफिसर है, क्या है आपके असेसिंग जो ऑफिसर है, आपको कोई भी नोटिस सेंड करते हैं, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं की टाइम पर, तो आपका जो असेसिंग जो ऑफिसर है वो आपको क्या देगा, नोटिस देगा। नोटिस देगा किसके रिगार्डिंग, रिटर्न फाइल करने के रिगार्डिंग, रिटर्न फाइल करने के रिगार्डिंग। उसके बाद भी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, देन जो असेसिंग जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, यानी कि जितने भी आपके इनकम एविडेंस है उनके बेस पर असेसमेंट करेगा, और असेसमेंट करके जो उसको ठीक लगेगा उसी के रिगार्डिंग वो क्या बना देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बना देगा और आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मान लीजिए जो भी आपका जो एंड होता है आपका रिलीवेंट असेसमेंट ईयर पहले हो जाए या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट पहले हो जाए, जो भी आपका पहले हो जाएगा वो ही आपकी रिटर्न फाइल आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख सकते हो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी पहले हो जाएगा, या फिर जो असेसिंग जो ऑफिसर है, अगर मान लीजिए जो एक असेसिंग जो ऑफिसर है उसने प्रिपेयर किया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तैयार की है, तो उसके बेस पर जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकाल देता है और आपको नोटिस प्रोवाइड करवा देगा। नेक्स्ट देखिए फिर सेक्शन 139(5) के अकॉर्डिंग देखिए रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी जो पर्सन है वो फाइल करता है रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) एंड 139(3), 139(4) इफ डिस्कवर एनी ओमिशन। अगर मान लीजिए रिटर्न के अंदर कोई ओमिशन मिलता है, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। वो चेंजेस आप कब तक कर सकते हो, बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट रिलीवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर। हमने ये कंसेप्ट समझ ही लिया है, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर का क्या कंसेप्ट है, यानी कि जब जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपके लिए टैक्स लाइबिलिटी प्रिपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एविडेंस। नेक्स्ट देखिए इनके सेक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे, पेपर के अंदर सेक्शन पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए फिर नोट के अंदर क्या दिया गया है, बिलेटेड फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5) विद द इफेक्ट, जो असेसमेंट ईयर है वो लिख लीजिए यहाँ पे 2024-25। रिवाइज जो रिटर्न होगी वो आपकी सब्सटीट्यूट होगी ओरिजिनल रिटर्न की, जो ओरिजिनल रिटर्न है उसी के अंदर आप कुछ चेंजेस करोगे। असेसी रिवाइज करेगा नंबर ऑफ टाइम, यानी कि विद इन अ टाइम लिमिट आप कितने बार भी उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। रिटर्न कैन बी रिवाइज इवन आफ्टर द रिसीविंग द इंटीमेशन, यानी कि जब आपको इंटीमेशन आ जाता है, सूचना प्राप्त हो जाती है, उसके बाद भी आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है रिसीविंग द ओरिजिनल रिटर्न कैन बी डन ओनली बाय वे ऑफ द फाइलिंग रिवाइज रिटर्न, यानी कि जो भी आप रिवाइज करोगे रिटर्न को वो ओरिजिनल रिटर्न को ही करोगे और उसी तरीके से करोगे जिस तरीके से आपने फाइलिंग की है अंडर सेक्शन 139(5). नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न के अंदर क्या आएगा, डिफेक्टिव रिटर्न के अंदर आएगा आपका रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड डिफेक्टिव, यानी कि कोई भी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव कब मानी जाएगी, यानी कि डिफेक्ट जो रिटर्न है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर आपने फिलअप नहीं किया, या फिर आपने प्रूफ अटैच नहीं किए रिटर्न के अंदर, या फिर आपने जो रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 49(a)(b) वो सबमिट नहीं की। तो अगर ये सारी जो कंडीशन है, ये सारी जो आपको टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, अगर ये फुलफिल नहीं करते हो तो आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव मानी जाती है। और जो डिफेक्टिव रिटर्न होती है, जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो आपको इंटीमेट करता है कि विद इन अ टाइम पीरियड आपको जो वो डिफेक्ट है वो दूर करना होता है विद इन 15 डेज, और टाइम लिमिट एक्सीड भी कर सकते हैं अगर असेसी, अगर मान लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि डिफेक्ट विद इन 15 डेज और एक्सटेंडेड टाइम इफ असेसी डज नॉट रेक्टिफाई, अगर मान लीजिए कि जो असेसिंग जो ऑफिसर है उसने टाइम लिमिट दिया, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर असेसी रिटर्न फाइल नहीं करता है, अपना जो डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई नहीं करता है, तो उस केस के अंदर जो रिटर्न है वो इनवैलिड मान ली जाएगी। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 4(a) रिटर्न ऑफ ट्रस्ट। कोई भी अगर आपकी टोटल इनकम है बिफोर गिविंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12 अगर ज्यादा है आपकी मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन, तो आपके रिक्वायर है रिटर्न फाइल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 4(b) रिटर्न ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अगर उसकी टोटल इनकम बिफोर द एग्जम्पशन सेक्शन 13(a) से ज्यादा होती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर ज्यादा होती है तो पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सेक्शन 139 सब सेक्शन 4(c) रिटर्न ऑफ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे देखिए, देखिए अगर आपकी जो टोटल इनकम है बिफोर गिविंग एग्जम्पशन, एग्जम्पशन से पहले अंडर सेक्शन 10 मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि एग्जम्पशन जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे अगर एक्सीड करती है, हॉस्पिटल की होगी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेप्ट फंड, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वेंचर कैपिटल कंपनी, ठीक है, तो ये सारी जो आपकी इंक्लूड होती है इनको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4(d) कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ educational institution approved under section 35 written file is a mandatory, and section 139 subsection 4(e) business trustee उसको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, एंड सेक्शन 139 4(f) इन्वेस्टमेंट फंड रेफर्ड इन सेक्शन सब सेक्शन सेकंड रिटर्न फाइल इज मैंडेटरी। यहाँ पे ये सिर्फ आपको नेम लर्न करना है और उसके साथ करना है कि किसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और किसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट और कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देती हूँ, आप नोट्स के अंदर राइट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा टॉपिक आपका। यहाँ पे लिख लीजिए सेक्शन 234(f). इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि लेट फी कितनी लगती है अगर आप रिटर्न फाइल करने में डिले करते हो। एट दैट केस के अंदर नंबर 1 पॉइंट इज टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। सो आपकी लेट फीस कितनी लगेगी, 1000। नंबर 2,
टोटल इनकम exceed 5 लाख, ये था आपका अप टू 5 लाख, ये exceed 5 लाख, देन आपकी लेट फीस लगेगी 5000, 5000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आता आपका सेक्शन 234F के अंदर आएगा, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया, सारे इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन जो है या फिर सेक्शन है वो हमने कर लिया है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।